Okay, so guys, here we are. We were doing impact and incidence of taxes, in which we did what specific tax was, what ad valorem tax was, and after that we made a general diagram showing the burden of tax that is being divided into the two different personnel, that is the consumer and the producer. But this burden will be different relevant to the elasticities. ठीक है, तो अब हमारे पास इलास्टिसिटीज एंड टैक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने इलास्टिक डिमांड कर लिया था। हम लोगों ने जनरली एक चीज डिस्कस ये की थी कि एक जनरल एग्जांपल ली थी कि अगर एक पर्टिकुलर गुड है जिसकी प्राइस जो है वो $8 है, उस पर $2 का टैक्स लग जाता है, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल है कि यार उसकी प्राइस $10 हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बर्डन डिवाइड होता है। अच्छा, अगर इलास्टिक गुड की बात करें तो इलास्टिक गुड में हमारे पास कंज्यूमर्स के पास जो है वो ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा से गिर जाती है। इसीलिए हाई सब्स्टिट्यूट्स और हाई रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से प्रोड्यूसर जो है ज्यादातर बर्डन कंज्यूमर पर पास नहीं कर सकता, ज्यादातर बर्डन उसको खुद को बेयर करना पड़ता है। मैं हर डायग्राम के साथ साथ आपको यहाँ पर कीज भी लिख कर देता हूँ। ये जो कीज लिखी हुई है, ये बेसिकली कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर आपको रेवेन्यूज के बारे में बताया जाता है। और अगर डायग्राम को देख लें तो डायग्राम में हमारे पास जो है वो कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बर्डन का एरिया यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व पर यूनिट टैक्स विच इज हाईलाइटेड एज वेल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेड से जो हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इलास्टिक डिमांड और टैक्स को समझ लिया था। ठीक है, बेसिकली इलास्टिक डिमांड की अगर बात की जाए तो उसमें कंज्यूमर का बर्डन कम क्यों होता है, तो सबसे पहली चीज ये है कि कंज्यूमर का सरप्लस जहां कम होगा तो बर्डन भी उसे कम बेयर करना पड़ेगा, जहां उसका सरप्लस ज्यादा होगा उसे बर्डन भी ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। और अगर प्रोड्यूसर के बर्डन और बेनिफिट की बात की जाए तो जहां प्रोड्यूसर का सरप्लस कम होता है वहां उसे बर्डन कम बेयर करना पड़ता है। ठीक है, और जहां बेनिफिट ज्यादा होता है यानी सरप्लस ज्यादा, उसे बर्डन ज्यादा बेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कैटेगरी है, और ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है और उसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं कि यार हायर द सरप्लस द हायर विल बी द बर्डन, एक जनरल स्टेटमेंट है, वो कंज्यूमर के लिए हो प्रोड्यूसर के लिए, और द लोअर द सरप्लस द लोअर विल बी द बर्डन। ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम अपने पास जिस तरह हमने इलास्टिक डिमांड किया, अब हम इन इलास्टिक डिमांड कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इस डायग्राम में और इस कैटेगरी की जब हम बात करेंगे तो उसको थोड़ा सा सुकून से समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमने इन इलास्टिक डिमांड की हेडिंग डाल दी। हमें पता है इन इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन ये बोलती है कि प्राइसेस में अगर ज्यादा परसेंटेज का चेंज आएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो बहुत कम परसेंटेज का है। यानी अगर प्राइस आप ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा दें या ज्यादा परसेंटेज से गिरा दें, लो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर की वजह से क्वांटिटी डिमांड बहुत कम परसेंटेज से चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर जो है वो स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। सबसे बड़ा इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर कस्टमर जो है वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो उसके पीछे बेटा सबसे बड़ा रीजन अगेन यही होता है जो रेड से हमने ऊपर लिखा है, ड्यू टू लो रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, और बाकी चीज को आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कैसे कंटिन्यू करेंगे समझेंगे। हम लोगों ने वही एग्जाम्पल लेनी है, एग्जाम्पल ऑफ कप्स। अगर हम कप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कप्स की सिचुएशन यानी हमारे पास बेसिकली ओल्ड प्राइस कप की जो है वो हमें ऑलरेडी दी हुई है, जो कि है हमने वो एग्जांपल लेनी है $8। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया है $2 का। अब मुझे क्या पता कि क्या प्राइस होगी। ठीक है, तो उस चीज को जाहिर सी बात है मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अब क्या प्राइस इन दी एंड बनेगी। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे पास जब आप कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को टैक्स के बर्डन में डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब $2 का टैक्स लग गया है, ठीक है, एक तरफ कंज्यूमर बर्डन आ जाता है, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर बर्डन आ जाता है। ठीक है, टैक्स एक बर्डन होता है, इसलिए मैं बर्डन लिख रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर
जब गुड इलास्टिक था तो ज्यादा बर्डन कौन बेयर कर रहा था? हमारे पास प्रोड्यूसर, क्योंकि उसे पता है हाई रिस्पॉन्सिव वाला गुड है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर को पता है गुड जो है वो लोगों के लिए एक मजबूरी है, वो कुछ भी करके लेंगे, चाहे महंगा भी हो। अगर कंजम्पशन गिराएंगे भी तो बहुत लोअर प्रोपोर्शन से गिराएंगे। यानी उसे पता है कि अगर मैं प्राइसेस को ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा भी दूं, क्वांटिटी बहुत कम परसेंटेज से गिरेगी, तो क्यों ना मैं ज्यादातर बर्डन जो है वो कंज्यूमर को पास कर दूं। तो $1.75 का बर्डन ये कंज्यूमर पे पास करेगा, और $2 का बर्डन, $0.25 का बर्डन जो है वो खुद बेयर करेगा। आप इसको चेंज करके इस तरह भी कर सकते हैं कि 0.5 खुद बेयर करे, 1.5 आगे पास करे। ये फिगर्स मैं अपनी तरफ से चूज कर रहा हूं, बट फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि ज्यादा बर्डन कंज्यूमर का जाएगा और कम बर्डन प्रोड्यूसर का आएगा, क्योंकि गुड जो है वो इनइलास्टिक है। तो अगेन उस हमारी जो रेड वाली लाइन थी उसको कंप्लीट करते हैं। ड्यू टू लो रिस्पॉन्सिवनेस एंड लो अवेलेबल substitutes, most of the tax burden is passed on to consumers, and it is passed in form of higher prices. So let us make a diagram of it so that we can understand the case in the best possible manner. हमने अपने पास बेटा ये दो एक्सिस बना देने हैं, जिस तरीके से हम अपने पास हमेशा डायग्राम में बनाते हैं। एक एक्सिस पे हम लोगों ने प्राइस को लेबल करना होगा, दूसरे एक्सिस को पे हम लोगों ने क्वांटिटी ट्रेडेड को लेबल करना होगा। अब हम लोग जो है वो एक इनइलास्टिक डिमांड ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज बेसिकली डिमांड, और इस इनइलास्टिक डिमांड पे हम लोग एक नॉर्मल सप्लाई को भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने नॉर्मल सप्लाई ड्रॉ कर लेना है, इस तरीके से लेबल कर लेंगे। जहां दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से प्राइस डिसाइड होगी, बेसिक प्राइस, और क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, दैट इज द क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है। हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने, ऑब्वियस है कि यार टैक्स की वजह से हमें पता है सप्लाई जो है वो कम होती है, तो अब हम सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं। सप्लाई कम करने से पहले यहाँ पर हमें जो है वो की ऑफ द डायग्राम जनरेट करनी है सबसे पहले, ठीक है। ये ओरिजिन को मैंने ओ का नाम दे दिया, ये जो पॉइंट बन रहा है इसे मैं बी का नाम दूंगा, और ये जो यहाँ पॉइंट बन रहा है उसे मैं ए का नाम दूंगा। ये ए और बी जो है बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लसेस के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अपने पास टोटल रेवेन्यू फॉर्मूला, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो हमारे पास बेटा इस वक्त टोटल रेवेन्यू क्या है? इट इज दी बॉक्स OPEQD, ठीक है। देन गैप छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अगला टोटल रेवेन्यू बताना है टैक्स के बाद का, उसके लिए गैप छोड़ रहे हैं। आ जाएंगे कंज्यूमर सरप्लस पे। कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस लेवल एंड अंडर द डिमांड कर्व, जो कि हमारे पास हो गया PAE। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। देन हमारे पास यहाँ पर, अच्छा मैं शेड करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है बेसिकली, ठीक है ना, ट्राइंगल। देन अगेन लाइन छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है सरप्लस चेंज होगा टैक्स के बाद। आ जाएंगे भी प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज PBE। प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द एरिया अंडर द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व, ठीक है, जो कि इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। चलें, अब हम अपने पास सप्लाई को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और उसका इफेक्ट देखेंगे। हम लोगों ने जो है वो सप्लाई को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, सप्लाई को फ्रॉम S टू S1। बेटा ये शिफ्ट इनवर्ड इसलिए हो रहा है कि टैक्स लगा है, ठीक है। देन हमारे पास आप नोट कर सकते हैं, हमारे पास हमारा नया इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया, दैट इज E1, ठीक है। ये हमारे पास नई प्राइस जनरेट हो गई, दैट इज P1। एरो से शो करेंगे कि भाई प्राइस बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि प्राइस ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है और क्वांटिटी जो है
वो कम परसेंटेज से गिर रही है। ठीक है, एरो के साइज से आपको फर्क पता चल जाएगा। चलें, अब हम अपने पास वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स पर यूनिट टैक्स ये रहा। अब इस पर यूनिट टैक्स को यहाँ हमने अपने समझने के लिए बनाया, इसे बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें बेसिकली प्राइस का डिफरेंस से अगर बर्डन निकालेंगे ना और वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे तो पता चलेगा असल में कि हमें कितना बर्डन कंज्यूमर बेयर कर रहा है, कितना बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बर्डन डिराइव हो रहा है। ये आपका आ गया कंज्यूमर बर्डन। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख ही सी ले रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। कंज्यूमर बर्डन, प्रोड्यूसर बर्डन। ठीक है, दूसरी चीज ये मेरे पास यहाँ पर जो से सप्लाई कर्व निकल रहा है ना, वहां पॉइंट सी का भी नाम दूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियस है सरप्लस चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व जो निकला ना, उसको मैं देखना आपको किस तरीके से समझाता हूँ, नोट कीजिएगा। ये जो पूरा एरिया है ना बॉक्स, ये है द टोटल टैक्स। ठीक है, और इस टोटल टैक्स में बेसिकली हमारे पास एक डार्क कलर में चूज करता हूं, ये एरिया कंज्यूमर का है, और एक बिल्कुल लाइट कलर चूज करूंगा, यहाँ पर पिंक कलर था हमारे पास ऑलरेडी, ये एरिया प्रोड्यूसर का है। ठीक है, ये आपको शेड करके इसलिए बताया ताकि आपको चीज बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो और चीजों का अच्छे से अंदाजा हो। ठीक है, ये हमने इसको शेड करके समझ लिया। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी की पर। की को ऑब्वियस से चेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू वन। टोटल रेवेन्यू वन क्या है हमारे पास? ओ पी वन, ई वन एंड क्यू वन। मैंने क्यू वन लिखा है, मैं क्यू टी वन लिखता तो यहाँ पर भी मैं क्यू टी वन लिखता। ठीक है ना, क्वांटिटी ट्रेडेड वन। आ जाए, अब आ जाते हैं कंज्यूमर सरप्लस पे। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस ऑब्वियस से चेंज हुआ है। ठीक है, और वो कुछ ये वाला एरिया है बेसिकली। ठीक है ना, चले समझ लेते हैं इसको कंज्यूमर सरप्लस को। तो हमारे पास बेटा कंज्यूमर सरप्लस जो है, कंज्यूमर सरप्लस वन, वो है पी वन ए ई वन। ठीक है, देन हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस मुझे क्या कहता है देख लेते हैं बेटा। वो है हमारे पास पी वन सी ए वन। बताएं, सानिया और एस्टर हमारे पास आज दो ही लोग हैं, बाकी लोग आयशा आई हुई है यार, आई एम सॉरी। ये हमारे पास था, मुझे बताएं बेटा, सानिया और एस्टन। जी सर, क्लियर है। यस सर, ठीक। बाकी बात है, देखो सानिया कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो ना पूछ लेना मेरा बच्चा। जी मैं पूछ लूंगी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलो अच्छी बात है, समझ आ रहा है ना मतलब। सर सर जी समझ आ रहा है। यार आयशा, आई एम रियली सॉरी, मेरा बच्चा है यार, आप कहाँ थी यार? मैं वेट कर रही थी। यार आप मुझे एटलीस्ट मैसेज तो कर देती, कॉल कर देती बेटा। मैं मैंने आपको मैसेज किया था। यार आप मैसेज, अरे यार मेरा वाईफाई बंद है मेरा बच्चा, आप मुझे कम से कम एक कॉल तो कर दें यार। And the group, but nobody told you. Heather, आप कितनी देर से वेट कर रही थी? मैंने ज्वाइन किया था 6:15 पे। ओहो, अच्छा, अब मुझे इसकी पिक्चर लेने दें प्लीज। अरे यार क्या हो गया, बिल्कुल लेने दूंगा, ये लो। ले ली पिक्चर, आगे बढ़े। या चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले केस पर, और वहां हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज perfectly
इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की कहानी कुछ यूं है बेटा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर्स के पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अंडरस्टैंड क्या करना है, हमारे पास जो है वो हमारे जैसे हजारों लोग हैं, दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। और इस केस की अगर बात करें तो पहले इस केस की डायग्राम बनाएंगे और फिर इसका डाटा समझेंगे, ठीक है। आ जाए हमारे पास इसकी, अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, इसकी डेफिनेशन ये है कि बेसिकली द क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस। प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। क्वांटिटी अगर चेंज होगी तो वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस की वजह से होगी, या एक प्रोड्यूसर की जो है वो अच्छी अपीलिंग स्टोर की वजह से या अच्छी मार्केटिंग की वजह से, जो वो बेसिकली स्टोर पे कस्टमर्स को डील करते वो होगी, उससे डिमांड का कनेक्शन है, क्वांटिटी का प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम अपने पास सबसे पहले बेटा इसकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमने दो एक्सेस बना लिए, दोनों एक्सेस को हम लोग जो है वो लेवल कर लेंगे, दैट इज विद प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड। हम लोग जो है वो एक नॉर्मल सप्लाई कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने एक नॉर्मल सप्लाई कर्व बना दिया, और यहाँ पर हम लोग जो है वो एक इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बनाएंगे, जहां पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेसिकली, दैट इज द इंटरसेक्शन बिटवीन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। इसको मैंने ई से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास जो है मेरी क्वांटिटी ट्रेडेड बन गई। अच्छा, अब मैं अपने पास यहाँ पर की ऑफ द डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। की ऑफ द डायग्राम मुझे सबसे पहले क्या बनानी थी, टोटल रेवेन्यू, हमारे पास फॉर्मूला प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू हमारा बेसिक जो है वो है ओ पी ई क्यू टी, ठीक है। हम एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि ऑब्वियस है टोटल रेवेन्यू चेंज होगा। कंज्यूमर सरप्लस की बात करें बेटा, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड। तो बेटा यहाँ कंज्यूमर सरप्लस क्या है, 0। ऐसा ही है। सानिया, आपको मेरी बात समझ आई? जी मुझे क्लियर है मैम। अच्छा, अब मैंने लास्ट क्लास का आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था, ये वाली बात अगर आपको याद हो, द लोअर द सरप्लस द लोअर विल बी द टैक्स बर्डन, एंड द हायर द सरप्लस द हायर विल बी द टैक्स बर्डन। आयशा और एशन, याद है बेटा? Yes. सर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर बर्डन उस वक्त आएगा जब कुछ ना कुछ सरप्लस है, तो अगर सरप्लस ही नहीं है तो बर्डन कहां से आएगा? दैट्स द पॉइंट, राइट। और दूसरी चीज ये कि हमारे पास इस पर्टिकुलर गुड के जो है ना वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, और मुझे पता है कि कंज्यूमर इतना ज्यादा सेंसिटिव है इस केस में कि अगर मैं प्राइस को, वैसे तो हम प्राइस को चेंज करते नहीं, लेकिन इसकी जो थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड एंड टोटल रेवेन्यू विल फॉल टू 0, क्योंकि मेरे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है भाई, ठीक है। चले आ जाए प्रोड्यूसर सब की बात करेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास पी ए ई, ठीक है। अब हम जो है अपने पास सप्लाई को शिफ्ट करते हैं। हमने अपने पास सप्लाई को जो है वो शिफ्ट कर लिया, एरो से शो कर देंगे, अभी इनवर्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। हमारे पास हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो ई से E1 मूव हो रहा है, ठीक है। ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है, दैट इज E1। हमारे पास देखें क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, दैट इज QT1, ठीक है। एरो से हम शो कर देंगे कि हमारी क्वांटिटी कम हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है सिचुएशन क्या अराइज हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स इज पर यूनिट टैक्स। हमने ये टैक्स अपनी आसानी के लिए बना दिया, और जो दूसरा वाला टैक्स है, यानी जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है वो नए इक्विलिब्रियम से ड्रॉ की है, तो जाहिर सी बात है इफेक्ट उसी पे हम शो करेंगे, क्योंकि उसी से प्राइस का चेंज या क्वांटिटी का चेंज शो हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही एरिया बन रहा है, आप देख सकते हैं एक ही बॉक्स बन रहा है। ये पूरा बॉक्स टैक्स का बॉक्स है, और ये पूरा बॉक्स कहलाएगा प्रोड्यूसर बर्डन, क्योंकि कंज्यूमर का सरप्लस नहीं होता, तो कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का बर्डन वो पास कर ही नहीं सकता।
ठीक है, तो हमारे पास अब चेंजेस क्या आ रही है बेसिकली, टोटल रेवेन्यू 1 is equals to O P E1 एंड Q T1। ठीक है, ये हमारे पास नया टोटल रेवेन्यू है, जो कि ऑब्वियस है कम हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ी और सप्लाई कम हो गई है, ठीक है ना, और लोगों ने क्वांटिटीज कम कर दी हैं। देन हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस, तो बेटा आपको पता है कंज्यूमर सरप्लस जो था वही रहेगा, दैट इज अनचेंज्ड, क्योंकि जीरो था तो जीरो ही रहेगा। सर प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर जी बेटा बोले। ये टोटल रेवेन्यू कैसा, एक सेकंड, कैसे? टोटल रेवेन्यू, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बेटा। पहले हमारे पास ये वाला बॉक्स था टोटल रेवेन्यू का, ऐसा ही है, अग्री कर रही हो मेरी बात से? या ठीक है, अब मेरे पास, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जो नया टोटल रेवेन्यू का बॉक्स है वो है ये वाला, राइट? हाँ, तो बस वही लिखा है मैंने, टोटल रेवेन्यू 1 OPE1 QT1। अच्छा, तो ये प्रोड्यूसर क्या है ये, दिस? टोटल रेवेन्यू है प्रोड्यूसर का, सरप्लस की तो मैं अभी बात करूंगा, सरप्लस की बात नहीं की मैंने अभी तक। तो आपने उसके अंदर क्या लिखा है सी के साथ? वो प्रोड्यूसर बर्डन है, वो तो प्रोड्यूसर बर्डन है बेटा। अच्छा, आप प्रोड्यूसर बर्डन पूछ रही है मुझसे? या दिस इज द प्रोड्यूसर बर्डन, क्योंकि टैक्स का सारा बर्डन कौन बेयर करेगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, क्योंकि कंज्यूमर का सरप्लस ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि इस केस में प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं होती, उसके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, और मार्केट शेयर इतना स्मॉल होता है कि वो खुद से प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। सही है। अब हमारे पास हमारा नया प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो क्या बन रहा है, देखते हैं उसको। हमारे पास वो बन रहा है PCE1, ठीक है, ऐसा ही है। there's a difference between producer burden and producer surplus, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड डन एंड डस्टेड हो गया। एश्टन, सानिया और आयशा, शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। यस सर। अब हमारे पास आ जाता है अगला केस, जिसमें हमारे पास हेडिंग आ जाएगी perfectly inelastic demand, which is basically the opposite of perfectly elastic demand। अब perfectly inelastic demand की अगर बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास there are no substitutes, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते तो प्रोड्यूसर की तो ईद हो गई। प्रोड्यूसर को पता है मैं प्राइस जो है वो कितने भी प्रोपोर्शन से बढ़ा दूं, या कितने भी प्रोपोर्शन से प्रोड्यूसर जो है वो प्राइसेस को गिरा दे, क्वांटिटी में नील इफेक्ट रहेगा, क्वांटिटी डिमांड विल बी अनचेंज्ड बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर के पास दूसरे ऑप्शंस तो होते नहीं है, तो बेटा डायग्राम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर इन दिस केस इज अनएबल टू रिस्पॉन्ड, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये हमारे हमने अपने पास एक डिमांड बना लिया, ठीक है, दिस इज डी, और उसके बाद हम अपने पास एक सप्लाई बना लेंगे, मेंशनिंग इट विद एन एस, जहां दोनों से हमारे पास एक प्राइस निकल आएगी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से जनरेट हो जाएगा। दिस इज द क्वांटिटी ट्रेडेड, लेबल कर लेंगे। बेटा मैं लेबल खुद भी इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों की भी आदत बने, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। आ जाए, अब हम अपने पास यहाँ पर ओरिजिन लिख लेंगे, ये बेसिकली प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए पॉइंट ए लिख देंगे। अब हम की ऑफ द डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। की ऑफ द डायग्राम हमारे पास है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू हमारे पास एरिया है OPEQT। हम एक लाइन छोड़ेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर होता है इन्फिनिटी, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन दिस केस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है, लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके लिए कस्टमर कितना भी पैसा देने को तैयार होता है।
विलिंगनेस उसकी अनकैलकुलेटेबल होती है। देन हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर बात करें तो वो हमारे पास है पी ए ई। ठीक है, अब हम जो है अपने पास बेसिकली शिफ्ट करते हैं सप्लाई को। ये हमने अपने पास सप्लाई को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सप्लाई का शिफ्ट हो रहा है। अब जब सप्लाई शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास आप देख सकते हैं हमारा नया इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर बन रहा है। सही है, जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है E1 लिख देंगे हम लोग, और ये हमारे पास प्राइस राइज हो रही है। ठीक है, ये प्राइस इंक्रीज हो गई हमारे पास। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स पर यूनिट टैक्स। ये रहा मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, और इस वर्टिकल डिस्टेंस से प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऑब्वियस है कि सिर्फ सरप्लस ही कंज्यूमर का कम किया गया है, लेकिन कंज्यूमर का सरप्लस इनफाइनाइट होता है। तो ऐसे केस में अगर आप प्राइस बढ़ा भी देंगे तो वो कहीं ना कहीं ये बेटा आई एम सॉरी, कुछ इंटरनेट का इशू आ गया था, अचानक से मीटिंग एंड हो गई थी बीच में। तो ये हम लोग कर रहे थे। प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर बात करें बेटा तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है हमारे पास वो P1 B एंड E1। ठीक है, हमारे पास आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस में कोई चेंज नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। पहले हमारे पास ये ट्रायंगल था प्रोड्यूसर सरप्लस का। ठीक है, अभी भी देखें ट्रायंगल की लेंथ वही रहेगी। ठीक है ना, ये हमारे पास ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल है, फर्क नहीं पड़ा कोई। जितने परसेंट से मेरे ऊपर टैक्स लगा, मैंने सारा का सारा टैक्स बर्डन जो है वो आगे पास कर दिया। और मैं आपको ये चीज जो है वो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर नहीं समझाया, तो बेटा मैं वही एग्जाम्पल आपको दूंगा अगेन, कि यहाँ पर बात हो रही है एक कप की ना। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने इन इलास्टिक और इलास्टिक में एग्जाम्पल समझी थी, ठीक है, वैसी एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक के अंदर ले लेंगे। सही है, एग्जाम्पल है हमारे पास कप्स की बात हो रही है। कप्स की इस वक्त जो है वो ओल्ड प्राइस हमारे पास है $8। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा हूं मैं, और उस पे गवर्नमेंट जो है वो $2 का टैक्स इम्पोज कर रहा है। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस चार्ज होगी, तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि ये जो टैक्स है उसका बर्डन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बर्डन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने की वजह से, और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस एक्सट्रीम लेवल की क्विक होती है इस केस में। तो कंज्यूमर बर्डन जो है वो $0 होगा ऑब्वियस है, और सारा का सारा बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, दैट इज $2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग नोट लिख लेंगे, ड्यू टू infinite response and availability of perfect substitutes, the whole tax burden is borne by
प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और अगर यही चीज हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर देखें, एग्जैक्ट सेम एग्जांपल, तो यहां पर आ जाए, देखते हैं क्या किया हम लोगों ने। अगेन एग्जांपल लेंगे हम लोग कप्स की। कप्स की हमारे पास ओल्ड प्राइस जो है वो है $8, ठीक है। और इस पे गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो लगाया है $2। अब हमें ये नहीं पता इसकी प्राइस होगी क्या, ठीक है। लेकिन ये तो पता है ना कि अब बर्डन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब प्रोड्यूसर को पता है कि ये चीज कंज्यूमर के लिए जान से ज्यादा जरूरी है, मतलब ऐसा है कि उसके लिए वो मर मिट जाएगा, तो कंज्यूमर पे वो सारा का सारा बर्डन पास ऑन करेगा और खुद जो है वो ऐश करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू नो रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर एंड unavailability of substitutes, whole tax burden is passed on to consumers। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड हो रही है वो होगी $10, क्योंकि सारा का सारा उसे ही बेयर करना है, प्रोड्यूसर खुद कुछ भी बेयर नहीं करने वाला। यहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाएगा ही नहीं परफेक्टली इलास्टिक के अंदर। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें तो वो कंज्यूमर पे जितना बर्डन डाल रहा है सिर्फ उतने ही परसेंट से प्राइस बढ़ेगी, यानी 9.75 अब हो जाएगी प्राइस। और हमने इलास्टिक में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हमारी 8.25 प्राइस होगी। तो बेटा मुझे जरा कंफर्मेशन दें कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस जो है, क्या आपको समझ आ गया? जी यस सर सर। क्लियर। आई एम सॉरी बेटा, ये कुछ इशू आ रहा है, बट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारा लेक्चर था, ठीक है। आप लोग इस लेक्चर के जो है वो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। सानिया बेटा, आप मुझे अपने नाम से मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कौन है जिसको किसी एक पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है। तो बेटा लेट अस सॉल्व द क्वेरीज, और इफ देयर आरंट एनी क्वेरीज देन वील मूव फॉरवर्ड। ये हमारा पूरा, आपको मैंने स्लाइड शो कर रहा हूं मैं, मुझे जरा कंफर्मेशन दे दें। सर इसमें टोटल प्राइस का कॉन्सेप्ट समझा दें मुझे कि अगर प्राइस 8 है और टैक्स अगर हम 2 लगा रहे हैं तो टोटल प्राइस तो 10 होनी चाहिए ना, लेकिन हर केस में अलग अलग प्राइस आ रही है आपने टोटल। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट हाईलाइटेड सानिया। देखो, अब गुड है इलास्टिक डिमांड में, ठीक है ना। और आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप समझे आप एक प्रोड्यूसर हैं इस वक्त, और ऑब्वियस है गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। चले मैं आपको एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल देता हूँ। जब हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं हमारे ऊपर 17% जनरल सेल्स टैक्स लगाया जाता है बिल पर। आपको क्या लगता है, क्या रेस्टोरेंट को भी 17% पे करना पड़ता है? नहीं, रेस्टोरेंट को जो है वो 17% से ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट के लॉज होते हैं कि आप सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर पे पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर प्रोड्यूसर भी इतना अकलमंद तो है ना कि अगर वो सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर पे पास कर देगा तो कंज्यूमर्स तो चले जाएंगे, फिर कंज्यूमर्स हो सकता है एक चीज को परमानेंटली स्किप कर दें। सो इसीलिए ये बर्डन जो है और ये जो प्राइस है वो डिपेंड करती है ऑन द इलास्टिसिटी। अब सीधी सी बात है, प्राइस जो है, हम इलास्टिक की अगर बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, इलास्टिक में आप देखो प्राइस जो है वो कम परसेंटेज से बढ़ रही है, हालांकि टैक्स $2 का लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स सबसे पहले लगता है प्रोड्यूसर पे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज।
अब ये प्रोड्यूसर के ऊपर होता है कि प्रोड्यूसर कितना टैक्स आगे पास करता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि यार आगे मैं ज्यादा टैक्स पास करूंगा और कस्टमर्स चले जाएंगे, तो वो आगे कम टैक्स पास करता है। और जब उसे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये चीज तो लोगों के लिए ऐसी बन गई है कि नहीं यार, अगर ज्यादा से ज्यादा बर्डन ऑफ टैक्स पास कर भी दूंगा तो भी लोग नहीं जाएंगे, वो आते ही रहेंगे। इसीलिए प्राइसेस जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो हमारे सही। पास इलास्टिक डिमांड में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास प्राइस देखो आप कम परसेंटेज से बढ़ती है, ऐसा ही है। वो इसलिए कम परसेंटेज से बढ़ती है क्योंकि यार प्रोड्यूसर बोल रहा है भाई मैं भी कुछ बर्डन खुद ही बेयर करता हूँ, क्योंकि इलास्टिक डिमांड है यार, मेरे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं एक साथ सारा टैक्स जो है ना, प्रोड्यूसर का जो सारा टैक्स है वो कंज्यूमर पे पास नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो होगा क्या, समझाता हूँ मैं आपको। सानिया मेरे साथ रहिएगा। एक एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस इन इलास्टिक डिमांड के अंदर इलास्टिक की डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमने दो एक्सेस बनाए, ठीक है। इसमें एक इलास्टिक डिमांड बना दिया। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा सप्लाई कर्व बन गया, ठीक है। हमने अपने पास क्वांटिटी और हमने अपने पास प्राइस निकाल ली, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर अगर प्रोड्यूसर चाहे ज्यादा परसेंट से प्राइस को बढ़ाना, ठीक है ना, तो वो कैसे बढ़ाएगा, हम देखते हैं इसको। नोट करना बेटा, अगर ये प्राइस को इतना ज्यादा बढ़ा दे, ये देखो इसने प्राइस को पहले के मुकाबले में जो हमने इस डायग्राम में बढ़ाया उससे थोड़ा और ज्यादा हमने बढ़ाया, ठीक है ना। आप देखो क्वांटिटी कितनी ज्यादा गिर रही है, ये तो उसके लिए नुकसान है ना। मतलब ये तो वो सिचुएशन है कैसे ही माइट गो आउट ऑफ द बिजनेस। जी। तो लिए बेहतर ये है कि वो जो है वो सप्लाई अगर कम हो तो थोड़े से परसेंट से प्राइस को बढ़ा दे इस तरह, ताकि क्वांटिटी अगर गिरती भी है ज्यादा परसेंटेज से तो कम से कम इतनी तो ना गिरे कि मैं बिजनेस से ही, मार्केट से ही बाहर निकल जाऊं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि उसे अपने रेवेन्यू को भी देखना है। ऑब्वियस है कि हमें इलास्टिक डिमांड के अंदर प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए। आपने इलास्टिसिटीज आपने बताया, मैंने पढ़ा हुआ है। तो इलास्टिसिटीज के अंदर प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ। प्राइस को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। एग्जैक्टली और यहाँ पर टैक्स लग रहा है तो प्राइस तो फिर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैं ज्यादातर बर्डन खुद बेयर करता हूँ और कम से कम बर्डन जो है वो आगे कंज्यूमर तक पास करता हूँ, ठीक है। सही है। ठीक है, इसी वजह क्लियर। से ऑब्वियस है कि हर केस में प्राइस भी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर बर्डन डिफरेंट है तो प्राइस भी डिफरेंट है। ठीक है सर। क्योंकि ये जो आप बेसिकली कहाँ रहती हैं, कराची में रहती हैं आप? जी, कराची में रहती ठीक है, तो अब कराची में जो रेस्टोरेंट है जेटिन या मंदी हाउस जो रेस्टोरेंट है, या फिर अगर आप फ्लो चले जाएं तो उधर अगर आप जाते हैं ना, या आप स्टेक बाय CFU चले जाएं, तो वहां जब आप जाते हैं ना तो यार वहां आपका बिल जो बनता है, क्या गवर्नमेंट ने थोड़ी ना उनको बोला कि भैया आप कम बिल बनाओ या ज्यादा बिल बनाओ। बेसिकली वो प्रोड्यूसर्स हैं और वो लोग जो स्टेक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाहर से स्पेशली इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट पे वो गवर्नमेंट को मुंह मांगे पैसे देते हैं और हमसे मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। तो इसमें आप देने को तैयार है, वो कीमत लेने को तैयार है, सीधी सी बात है। तो ट्रेड इज गोइंग ऑन बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स ओनली। देयर इज नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट का क्या काम था, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना था जेटिन पे, गवर्नमेंट ने लगा दिया। अब जेटिन वाले की मर्जी वो प्राइसेस कितनी भी चार्ज करे। हाँ एग्जैक्टली ये तो बात फैक्ट है कि अगर वो आ, अपनी प्राइसेस में डबल ट्रिपल इंक्रीमेंट करेगा तो गवर्नमेंट की रेट पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट उसके ऊपर 30% टैक्स लगाता है और 40% से प्राइस बढ़ाता है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट बोलेगा 30% तो मैं खा रहा हूँ ना उससे, तो फिर वो कमाएगा कैसे। ये वाली बातें होती हैं। सही है। चले आ जाए, अब हमारे पास यहाँ पर अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं, और वो हमारे पास आखिरी चीज होगी हमारे इस यूनिट नंबर 2 की और 3 की, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह फिर अब जो है वो आ, उसके बाद अच्छा देखें सानिया, हम लोगों ने यूनिट 1 नहीं किया ना, हमने डायरेक्ट 2 और 3 किया। इसके बाद हम यूनिट 1 करेंगे बेसिकली, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला चैप्टर, बेसिक इकोनॉमिक्स।
सही है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है अगली चीज, दैट इज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ सब्सिडी। अब अगर हम बात करें बेटा टर्म सब्सिडी की, हमें पता है सब्सिडी जो है जिसको भी प्रोवाइड की जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए सब्सिडी जो है वो एक बेनिफिट होगा। ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट और इंसिडेंस की मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखवाई थी, वो मैं आपको एक दफा दिखा दूं डेफिनेशन की क्या होती है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए इम्पैक्ट का क्या मतलब है और इंसिडेंस का क्या मतलब है। ये जो ग्रीन से मैंने लिखा हुआ है ना, दैट इज इम्पैक्ट। इट रेफर्स टू द इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स। अब इनिशियल बर्डन क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ती है और कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ती है। और इंसिडेंस का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, कि उससे फिर पता ही चलता है कि कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स कस्टमर को बेयर करना पड़ रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ता है। ठीक है क्या? चलें आ जाए, यहां पर इम्पैक्ट देख लेते हैं। अगर सब्सिडी के हम लोग इम्पैक्ट की बात करते हैं बेटा, तो सब्सिडी का इम्पैक्ट ये होगा कि सब्सिडी से जो है वो कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम होती है तो बेटा ये सारा का सारा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और जैसे ही वो अपने लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो मार्केट में गुड और सर्विस की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और सप्लाई किसी भी चीज की इंक्रीज होगी, मार्केट में वो सरप्लस क्वांटिटीज में अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से वो गुड भी सस्ता हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इम्पैक्ट सब्सिडी का ये रहा, ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट सब्सिडी का ये रहा। ये हमने इन अ जनरल एज अ होल बात की है। अब हम आ जाते हैं टर्म इंसिडेंस पर। ठीक है, बेसिकली इंसिडेंस का क्या मतलब है, वो है कंज्यूमर बेनिफिट, और है आपके पास दूसरी चीज दैट इज प्रोड्यूसर बेनिफिट, क्योंकि सब्सिडी एक बेनिफिट होता है। ठीक है ना। कंज्यूमर बेनिफिट क्या होता है, कंज्यूमर बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ लोअर प्राइसेस। प्रोड्यूसर बेनिफिट क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट। नाउ बेसिकली दिस इंसिडेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अ गुड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड अ जनरल केस। ठीक है, एक जनरल केस हम यहां पर कर लेंगे और एक जनरल एग्जांपल भी डिराइव करें। हमने कप्स की एग्जांपल ली थी, हम वही कप्स की एग्जांपल लेंगे। हम अपने पास सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो है कप्स की। ठीक है, और हमें एक और चीज याद रखनी होगी, जब हम सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, मैं यहां पर बना देता हूं सप्लाई की डायग्राम। ये हमारे पास सप्लाई है, और ये हमारे पास शिफ्ट ऑफ सप्लाई के बाद जो नया सप्लाई बनता है दैट इज S1। बेटा इनमें भी जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, वो पहले पर यूनिट टैक्स कहलाता था, अब पर यूनिट सब्सिडी कहलाएगा। ठीक हो गया कि हर यूनिट पे सब्सिडी कितनी दी जा रही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कप्स की। ठीक है, कप्स की हमारे पास इस वक्त जो ओल्ड प्राइस है वो है $8। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी जो दे रहा है पर यूनिट वो है $2। अब हमें ये नहीं पता कि $2 इसमें से पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे, आधे माइनस होंगे, क्या होगा, हमें नहीं पता। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो $2 की सब्सिडी है, ठीक है, इसका बेनिफिट डिपेंड करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के ऊपर। अगर कंज्यूमर, बेटा यहाँ पर में हम सी भी लिखेंगे, वहां पे भी सी भी लिखते थे, फर्क क्या था, वो कंज्यूमर बर्डन था, कंज्यूमर बेनिफिट है। अब एक जनरल केस हम लोग कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता किस तरीके से चीजें होंगी। जनरल केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग $1 का बर्डन दोनों को दे देते हैं, बेनिफिट दोनों को दे देते हैं, सॉरी। ठीक है,
क्योंकि एक बहुत जनरल सा केस है जिसके अंदर नॉर्मल डिमांड नॉर्मल सप्लाई, ठीक है। आ जाए हमारे पास डायग्राम बनाते हैं। हमने अपने पास बेटा दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए। एक हमारे पास जो है वो प्राइसेस हो गई, एक हमारे पास क्वांटिटी ट्रेडेड। हम एक जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बनाएंगे, दैट इज डी। एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई बनाएंगे, दैट इज एस। जहां दोनों पॉइंट्स की इंटरसेक्शन हो रही है वहां से एक प्राइस निकलेगी, ठीक है, दैट इज पी। और एक क्वांटिटी ट्रेडेड निकल जाएगी, दैट इज क्यू टी, ठीक है। ये हमारे इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी ट्रेडेड, ओरिजिन का ओ। जहां सप्लाई कर्व हमारे एक्सिस से टच हो रहा है वहां पर पॉइंट बी लिख देंगे प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए, और जहां डिमांड कर्व एक्सिस से टच हो रहा था वहां पॉइंट ए लिख दिया है मैंने कंज्यूमर सरप्लस के लिए। आ जाए बेटा की ऑफ द डायग्राम, दैट इज टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू हमारे पास बेसिक जो आ रहा है वो ओ पी ई क्यू टी आ रहा है, ठीक है। देन कंज्यूमर सरप्लस वो हमारे पास आ रहा है पी ए ई। बेटा ये की मैं फजूल में नहीं बना रहा हूँ, ये आपको भी एग्जाम में बनानी है, ठीक है। बेसिकली इससे इलस्ट्रेट हो रही है हमारी डायग्राम कि हमारी डायग्राम में हो क्या रहा है। हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस है पीबीई, ठीक है। अब हम अपने पास जो है वो सप्लाई को चेंज करते हैं। डायग्राम को एक दफा दोबारा से बना लेते हैं डायग्राम को, क्योंकि हमें डायग्राम में कुछ चेंजेस लाने होंगे। मैं सप्लाई को बहुत ज्यादा नीचे से टच कर दिया था, वो क्लोज टू ओरिजिन हो गया था, तो उसको चेंज करना होगा हमको। ये हमारे पास सप्लाई कर्व बन गया एस, और ये हमारे पास एक डिमांड कर्व बन गया, दैट इज डी। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिराइव कर रहा होगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। अब हम अपने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ। ये हम लोगों ने सप्लाई कर्व को जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया। ठीक है, चलें अब हमारे पास सप्लाई एस टू एस वन आगे शिफ्ट हो गया। हमारा इक्विलिब्रियम ई वन बन गया। ये हमारे पास हमारी नई प्राइस आ गई। अब देखें यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्राइस रिड्यूस हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, क्यू टी वन। और ये हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी थी क्यू टी। गाइस आर यू विथ मी? जी सर। यस सर। सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व, मैंने आपको कहा था वो जो निकलता है वो नए वाली इक्विलिब्रियम से निकलता है। ये बात आपको याद है, सानिया, एस्टन और आयशा? जी सर। जी ठीक है, सर। नए वाले इक्विलिब्रियम से हमने वर्टिकल डिस्टेंस निकाला, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस लिख देंगे ऐसे। अब आप नोट करो, इस वर्टिकल डिस्टेंस पे एक एरिया ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा एरिया हमें बनाना है, वो हम बना लेते हैं। ये हमने बना ली दूसरा एरिया। ये हमारा दूसरा एरिया बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताए, कंज्यूमर बर्डन क्या हो, कंज्यूमर बेनिफिट क्या होगा, प्रोड्यूसर बेनिफिट क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? तुक्का लगाओ, गलत लगाओ, कोई इशू नहीं है।
बोले बोले भाई बोले, क्या हो गया, घबरा क्यों गए आप लोग? यहाँ पर चीजें ना ऑपोजिट हो जाएंगी। जहां प्राइस गिरी है ना, वो हो जाएगा हमारे पास कंज्यूमर बेनिफिट, ठीक है ना। और जितनी प्राइस गिरी, ऑब्वियस है वो तो कंज्यूमर बेनिफिट हो गया। तो अब हमारे पास, हमें ये पता है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व है, ये पर यूनिट टैक्स है, ठीक है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पूरा बॉक्स है बेसिकली, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस का ये बॉक्स बनाया है मैंने, ठीक है, ये मेरा टैक्स का एरिया है, जिसमें से मेरे पास ये वाला एरिया डिसाइड हो गया है, वो है कंज्यूमर बर्डन, नीचे वाला। तो रह कौन सा एरिया गया भाई, मुझे बताएं, ऊपर वाला एरिया। और रह कौन गया, एक प्रोड्यूसर रह गया। तो इसको हम लिख देंगे भाई प्रोड्यूसर बेनिफिट, ठीक है। मेरी मुंह से बर्डन निकल रहा है, माइंड नहीं करना, वो बेनिफिट ही है बेसिकली, ठीक है। ये प्रोड्यूसर बेनिफिट निकल रहा है सब्सिडी से। दूसरी चीज, अब हम अपने पास नए टोटल रेवेन्यू को देख लेंगे। टोटल रेवेन्यू 1 इज इक्वल्स टू ओ पी 1 ई 1 क्यू टी 1, ये हमारा नया टोटल रेवेन्यू आ गया। कंज्यूमर सरप्लस देख लेंगे। कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास है बेसिकली, वो है P1 A E1। आप नोट कर सकते, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है। प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर बात करें, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी आप देखिए बढ़ रहा होगा, ठीक है। किस तरीके से, P1 E1 एंड C। मुझे बताएं किसको प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर। नो सर, नो प्रॉब्लम, समझा गई। आयशा और एस्टन बताएं बेटा। No, sir. Okay. फिर सही है। ओके की रिपोर्ट है। तो भाई मेरे ख्याल से, अगर आपको कोई भी मेरे ख्याल से आई हैव मेड माय थिंग्स क्वाइट क्लियर राइट नाउ। ये हमारे पास हमारा लेक्चर था आज की क्लास का, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।